अगर किसी बैंक को लूट कर बिना पकड़े निकलना हो तो उसके लिए कितना खतरनाक दिमाग चाहिए। ये बात इस कहानी से समझ आती है। एक आदमी पेंटर की ड्रेस पहनकर बिल्कुल आराम से बैंक के अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक बड़ा टूल बैग था। अंदर पहुंचते ही उसने 2 बड़े फ्लड लाइट्स टेबल पर रख दिए। उसकी हरकत इतनी सामान्य लग रही थी कि किसी को उस पर जरा भी शक नहीं हुआ। फिर उसने बड़ी चालाकी से एक लाइट सीधे सीसीटीवी कैमरे की तरफ घुमा दी। उसके बाद दूसरी लाइट भी दूसरे कैमरे पर सेट कर दी। तेज रोशनी की वजह से कैमरे प्रैक्टिकली बेकार हो गए। उसी समय उसके 3 और साथी भी पेंटर बनकर बैंक के अंदर आ गए। उनके हाथों में भी अलग अलग टूल्स थे। अंदर आते ही उन्होंने चुपचाप बैंक का मेन डोर अंदर से लॉक कर दिया। एक सिक्योरिटी गार्ड को मामला थोड़ा अजीब लगा। वो कुछ पूछ पाता उससे पहले ही पीछे से एक रॉबर ने उसकी कमर पर पिस्टल तान दी। अगले ही पल पूरे बैंक में अफरा तफरी मच गई। गैंग का लीडर जोर से चिल्लाया कि सभी लोग तुरंत जमीन पर बैठ जाएं। उसने गिनती शुरू कर दी। 4 सेकंड के अंदर जो भी उसकी बात नहीं मानेगा उसे गोली मार दी जाएगी। सभी लोग डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने तुरंत अपने हाथ टेबल पर रख दिए। सिर्फ 5 मिनट के अंदर चारों रॉबर्स ने पूरे बैंक पर कंट्रोल कर लिया। चाहे ग्राहक हों या बैंक के कर्मचारी, सबकी हालत डर से खराब थी। अब उनके पास रॉबर्स की बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। कुछ देर बाद बाहर से गुजर रहे एक पुलिस वाले की नजर बैंक से निकलते धुएं पर पड़ी। जैसे ही उसने बैकअप बुलाने के लिए रेडियो उठाया, तभी बैंक का दरवाजा खुला। एक रॉबर ने बाहर आकर बंदूक तान दी। उसने चिल्लाकर कहा कि बैंक के अंदर दर्जनों हॉस्टेजेस हैं। अगर कोई पुलिस वाला अंदर घुसने की कोशिश करेगा तो वो सबको मार देंगे। इतना बोलकर वो फिर अंदर चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। यहीं से उनकी योजना का पहला हिस्सा पूरी तरह सफल हो गया। कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका पुलिस से भर गया। चारों तरफ बैरिकेड्स लगा दिए गए। स्वॉट टीम से लेकर लोकल पुलिस तक हर कोई भारी हथियारों के साथ मौके पर पहुंच चुका था। पूरा माहौल किसी छोटे युद्ध जैसा लग रहा था। इधर मैनहट्टन ट्रस्ट बैंक के चेयरमैन आर्थर केस को भी रॉबरी की खबर मिल गई। उसे पैसों की ज्यादा चिंता नहीं थी, लेकिन जिस ब्रांच में रॉबरी हुई थी वो उसके लिए बेहद खास थी। उधर फेमस डिटेक्टिव अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गया। उस वक्त पुलिस को बैंक के अंदर की कोई सही जानकारी नहीं थी। कितने रॉबर्स हैं, कितने हॉस्टेजेस हैं, किसी को कुछ नहीं पता था। इसीलिए पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया और रॉबर्स के कांटेक्ट करने का इंतजार करने लगी, क्योंकि आमतौर पर बैंक रॉबर्स भागने के लिए पुलिस से डील जरूर करते हैं। इसी बीच बैंक के अंदर रॉबर्स ने सभी होस्टेजेस को वॉल्ट के सामने इकट्ठा कर ली। बैंक स्टाफ को अलग खड़ा किया गया और कस्टमर्स को अलग। इसके बाद सभी के मोबाइल फोन्स जमा करवाए गए। तभी आखिरी आदमी पीटर ने कहा कि वो आज अपना फोन घर पर भूल आया है। लेकिन इतनी घटिया झूठी बात पर रॉबर्स कैसे भरोसा करते? लीडर डॉल्टन रसेल ने उसे एक मौका दिया और कहा कि सच बोलो, लेकिन पीटर अपनी बात पर अड़ा रहा। तब डॉल्टन ने बाकी लोगों के फोन्स उठाए और कॉन्टैक्ट्स चेक करने लगा। कुछ ही सेकंड बाद उसे पीटर का नंबर मिल गया। अचानक कमरे में रिंगटोन बज उठी। ये सुनते ही पीटर के चेहरे का रंग उड़ गया। डॉल्टन धीरे धीरे पीछे वाले कमरे की तरफ गया। वहां छिपा हुआ फोन उसे मिल गया। अगले ही पल उसने पीटर को पकड़कर अंदर घसीट लिया। कुछ ही देर बाद अंदर वाले कमरे से पीटर की दर्दनाक चीखें सुनाई देने लगी। दरवाजे के पार से आती उसकी आवाज सुनकर बाकी होस्टेजेस के शरीर में सिहरन दौड़ गई। सबके चेहरे डर से सफेद पड़ चुके थे। अब किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि रॉबर्स की बात टाल सके। इसी दौरान डॉल्टन रसल की आवाज फिर गूंजी। उसने पुरुषों को एक तरफ और महिलाओं को दूसरी तरफ खड़ा होने का आदेश दिया। फिर बोला कि सभी लोग अपने कपड़े उतार दें। ये सुनते ही महिलाओं के चेहरे उतर गए। सबको लगा अब शायद रॉबर्स उनकी इज्जत लूटने वाले हैं। लेकिन अगले ही पल मामला कुछ और निकला। रॉबर्स अपने साथ बड़े टूल बॉक्सेस लाए थे। उन बक्सों में हथियार नहीं बल्कि एक जैसे जंपसूट्स, मास्क और ग्लव्स भरे हुए थे। उन्होंने सभी हॉस्टेजेस को वही कपड़े पहनने पर मजबूर कर दिया। अब रॉबर और हॉस्टेज में फर्क करना लगभग नामुमकिन हो चुका था। हर कोई एक जैसा दिख रहा था। उसी दौरान एक बुजुर्ग आदमी को अचानक हार्ट अटैक आ गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और शरीर कांपने लगा। सबको लगा रॉबर्स उसे मरने के लिए छोड़ देंगे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि डॉल्टन ने तुरंत उसे बाहर भेज दिया। पुलिस ने उस बुजुर्ग को तुरंत पकड़ लिया। कपड़ों की वजह से कोई पहचान में नहीं आ रहा था कि कौन रॉबर्स है और कौन हॉस्टेजेस। ये रॉबर्स किसी आम खूंखार क्रिमिनल्स जैसे नहीं लग रहे थे, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो जानबूझकर पुलिस के साथ साइकोलॉजिकल गेम खेल रहे हों। इसके बाद डॉल्टन अपने साथियों को लेकर बैंक के नीचे बने वॉल्ट एरिया में पहुंचा। चारों तरफ करोड़ों डॉलर रखे थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि डॉल्टन ने पैसों की तरफ ठीक से देखा तक नहीं। वो तुरंत वहां से मुड़ गया। उसके साथी भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उनका असली प्लान क्या है।
कुछ देर बाद डॉल्टन एक स्टोरेज रूम में पहुंचा। उसने अपने साथियों को भारी शेल्व्स हटाने का आदेश दिया। फिर सबने मिलकर वहां खाली जगह बनाई। इसके बाद एक रॉबर ने पिकैक्स उठाई और जमीन तोड़ना शुरू कर दिया। पूरे बैंक में लगातार हथौड़े जैसी आवाज गूंजने लगी। अब किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग आखिर करना क्या चाहते। उधर बाहर डिटेक्टिव ने पूरा कमांड अपने हाथ में ले लिया। वो पहले भी कई बड़े होस्टेज केसेस संभाल चुका था। उसने आते ही सीसीटीवी फुटेज निकलवाने का आदेश दिया, लेकिन फुटेज खुलने से पहले ही सारे कैमरों ब्लैक हो गए। पूरी स्क्रीन अंधेरी पड़ गई। तभी एक ऑफिसर बोला कि शायद रॉबर्स ने इंफ्रारेड बल्ब्स इस्तेमाल किए हैं। इंसान की आंखें उन्हें नहीं देख सकती, लेकिन सीसीटीवी कैमरा उनकी रोशनी पकड़ लेते हैं। इसी वजह से कैमरास प्रैक्टिकली ब्लाइंड हो जाते हैं। पुलिस अभी कुछ समझ ही रही थी कि तभी रॉबर्स ने एक और हॉस्टेज को बाहर भेज दिया। उस आदमी का मुंह टेप से बंद था और उसके सीने पर एक बड़ा भारी बॉक्स बंधा हुआ था। डिटेक्टिव को लगा कि शायद ये बम है। बम स्क्वाड तुरंत मौके पर पहुंची और बॉक्स को सावधानी से खोला गया, लेकिन अंदर कोई बॉम्ब नहीं था। उसमें सिर्फ डॉल्टन रसल की हैंड रिटन लेटर रखी थी। लेटर में लिखा था कि रात 9 बजे तक उनके लिए फ्यूल से भरा प्लेन और गाड़ियां तैयार की जाएं, वरना सभी हॉस्टेजेस को मार दिया जाएगा। डिटेक्टिव लेटर पढ़ते हुए हल्का सा मुस्कुराया। उसे यकीन था कि ये लोग सिर्फ भागने के लिए इतना बड़ा खेल नहीं खेल रहे। उनका असली मकसद कुछ और है। कुछ देर बाद बैंक का दरवाजा फिर खुला। इस बार रॉबर्स एक मास्क्ड हॉस्टेज को बाहर लेकर आए। उस आदमी के हाथ में एक लेटर था जिस पर लिखा था 50+ हंग्री पीपल। इसके बाद भूखे हॉस्टेज के लिए पिज्जा भेजने का प्लान बनाया, लेकिन डिटेक्टिव ने तुरंत मौका देखकर एक पिज्जा बॉक्स के अंदर लिसनिंग डिवाइस छिपा दिया। प्लान काम कर गया। कुछ देर बाद पुलिस को अंदर की आवाजें सुनाई देने लगी, लेकिन समस्या ये थी कि कोई समझ नहीं पा रहा था कि अंदर कौन सी भाषा बोली जा रही। एक ऑफिसर को लगा कि शायद वो रशियन लैंग्वेज है। तुरंत रशियन एक्सपर्ट बुलाया गया, लेकिन उसने रिकॉर्डिंग सुनते ही साफ मना कर दिया। डिटेक्टिव अब परेशान होने लगा था। तभी उसे एक आइडिया आया। उसने लाउड स्पीकर लेकर बाहर खड़ी भीड़ से पूछा कि क्या कोई इस भाषा को पहचानता है। तभी एक आदमी आगे आया। उसने कहा कि ये अल्बेनियन भाषा लग रही है, लेकिन वो खुद इसका मतलब नहीं समझ पा रहा क्योंकि उसकी एक्स वाइफ अल्बेनियन थी। डिटेक्टिव ने तुरंत उससे उसकी एक्स वाइफ को बुलाने को कहा। कुछ देर बाद वो महिला मौके पर पहुंच गई। उसने रिकॉर्डिंग ध्यान से सुनी, लेकिन अगले ही पल वो हंसने लगी। उसने बताया कि ये कोई सीक्रेट बातचीत नहीं है, ये तो अल्बानिया के प्रेसिडेंट की पुरानी स्पीच की रिकॉर्डिंग है जिसे वो स्कूल के दिनों से सुनती आ रही। ये सुनते ही सभी पुलिस और ऑफिसर्स समझ गए कि डैलेटन रसेल शुरुआत से ही सबको बेवकूफ बना रहा था। उधर बैंक के अंदर भी माहौल बिगड़ने लगा था। एक हॉस्टेज अचानक गुस्से में अपना मास्क उतारकर चिल्लाने लगा। उसका कहना था कि सभी हॉस्टेजेस और रॉबर्स को एक जैसे कपड़े पहनाए गए हैं। अगर पुलिस अचानक हमला कर देगी तो असली रॉबर और हॉस्टेज में फर्क कैसे करेगी। वो आदमी बाकी लोगों को भी भड़काने लगा। उसने कहा कि अगर सब मिलकर हमला करें तो शायद बच निकले, लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी डॉल्टन रसल अपने साथियों के साथ कमरे में घुस आया। उसने तुरंत उस आदमी का कॉलर पकड़ा और घसीटते हुए उसे स्टोरेज रूम में ले गया। अगले ही पल कमरे के अंदर से उसकी दर्दनाक चीखें सुनाई देने लगीं। अब किसी होस्टेज की हिम्मत नहीं थी कि दोबारा आवाज उठाए। डैलेटन समझ चुका था कि डर बनाए रखना जरूरी है, इसीलिए उसने हॉस्टेजेस को बार बार अलग अलग कमरों में शिफ्ट करना शुरू कर दिया। सबसे खतरनाक बात ये थी कि उसकी एक फीमेल साथी खुद हॉस्टेज बनकर भीड़ में घुल मिल गई। अब हालत ऐसी हो चुकी थी कि किसी को नहीं पता था कि उसके बगल में बैठा इंसान रॉबर है या हॉस्टेज। पूरा बैंक शक और डर के माहौल में बदल चुका था। इसी बीच स्टोरेज रूम में रॉबर्स लगातार जमीन तोड़ते रहे। उन्होंने वहां एक छिपी हुई जगह तैयार करनी शुरू कर दी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अंडरग्राउंड रास्ता बनाकर भागना चाहते हो। कुछ देर बाद डॉल्टन अपने खास साथी के साथ प्राइवेट सेफ डिपॉजिट वॉल्ट में पहुंचा। उसकी नजर सीधे लॉकर नंबर 392 पर जाकर रुकी। लॉकर खुलते ही दोनों के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन अंदर कैश या गोल्ड नहीं था। वहां पुराने सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स रखे थे। उनके नीचे बेहद कीमती डायमंड्स और एक लाल रंग का बॉक्स भी रखा हुआ था। अब साफ हो चुका था कि रॉबर्स का असली मकसद पैसा लूटना नहीं है। उधर बैंक का मालिक आर्थर केज बुरी तरह घबरा चुका था। उसके माथे पर पसीना साफ दिखाई दे रहा था क्योंकि लॉकर 392 उसी का था। उसमें छिपे डॉक्यूमेंट्स उसके जिंदगी के सबसे बड़े राज थे। असल में उन फाइल्स में आर्थर केज के पुराने वॉर क्राइम्स और नाजी कनेक्शन के सबूत थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान उसने नाजी जर्मनी के साथ मिलकर कई जूविश परिवारों को धोखा दिया था। उनके डायमंड्स और संपत्ति लूटकर ही उसने अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा किया था। अगर ये सच बाहर आ जाता तो उसकी पूरी इज्जत खत्म हो जाती। कुछ देर सोचने के बाद आर्थर ने तुरंत एक सीक्रेट फोन कॉल किया। उसने मैडलेन वाइट नाम की बेहद पावरफुल फिक्सर को कांटेक्ट किया। ये महिला पॉलिटिशियंस और बड़े बिजनेसमैन के गंदे सीक्रेट्स छिपाने का काम करती थी। कुछ ही देर बाद मैडलेन वाइट सीधे न्यूयॉर्क मेयर के ऑफिस पहुंच गई।
वो बिना परमिशन लिए अंदर चली गई। उसके हाथ में कई बड़े नेताओं और बिजनेसमैन के सीक्रेट्स थे। मेयर भी उन्हीं में से एक था। मेयर ने गुस्से में पूछा कि उसे क्या चाहिए। मैडलिन ने शांत आवाज में कहा कि उसे सिर्फ एक फेवर चाहिए। फिर उसने हॉस्टेज सिचुएशन का जिक्र किया। उसने साफ कहा कि उसे तुरंत पुलिस ऑपरेशन में एंट्री चाहिए। मेयर पहले तो मना करने लगा, लेकिन मैडलिन मुस्कुराई और उसे याद दिलाया कि अगर उसने मदद नहीं की तो उसके सीक्रेट्स भी बाहर आ सकते हैं। मेयर मजबूर हो गया। आखिरकार वो मैडलिन को लेकर सीधे क्राइम सीन पर पहुंचा। डिटेक्टिव उसे देखते ही समझ गया कि मामला अब और गंदा होने वाला है। वो जानता था कि ऐसी औरतें तभी आती हैं जब कोई बड़ा राज छिपाना हो। मैडलिन ने आते ही कहा कि वो खुद रॉबर्ट्स से बात करेगी। उसकी बातों से साफ लग रहा था कि वो धीरे धीरे पुलिस का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहती है। डिटेक्टिव को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन मैडलिन पहले से तैयार थी। उसने साफ कहा कि अगर डिटेक्टिव उसके साथ कोऑपरेट करेगा तो उसका करियर चमक सकता है, लेकिन अगर ऑपरेशन खराब हुआ तो पूरा न्यूयॉर्क उसे फेलियर मानेगा। डिटेक्टिव समझ गया था कि उस पर दबाव बनाया जा रहा है। मजबूरी में उसने मैडलिन को अंदर जाने की परमिशन दे दी, लेकिन उसने वार्निंग दी कि उसके पास सिर्फ 10 मिनट होंगे। मैडलिन ने उसकी बात सुनी जरूर, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। उसकी आंखों में साफ दिख रहा था कि वो इस पूरे खेल का असली सच जानती है। इसके बाद वह बैंक में कॉल करता है और कॉल डॉल्टन उठाता है। फिर डिटेक्टिव फोन मैडलिन को दे देता है। मैडलिन डॉल्टन से कहती है कि वह उसकी मदद कर सकती है। डॉल्टन बोलता है कि वह यह सब पैसों के लिए कर रहा है। इस पर मैडलिन कहती है कि वह उसे इतने पैसे दिला सकती है जितने वह बैंक लूट कर भी नहीं ले जा पाएगा। मैडलिन साफ कहती है कि वह पुलिस की तरफ से नहीं आई, उसे सिर्फ बैंक के अंदर रखे एक सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स से कुछ सामान चाहिए। डॉल्टन उसे अंदर आने की इजाजत दे देता है। कुछ देर बाद दोनों आमने सामने होते हैं। मैडलिन डॉल्टन को समझाने की कोशिश करती है। वह कहती है कि तुम यहाँ से बचकर नहीं निकल सकते, इसलिए सरेंडर कर दो। बदले में तुम्हें कम सजा मिलेगी और बाहर आने के बाद $20 लाख भी दिए जाएंगे, लेकिन उसे पहले लॉकर से सामान निकालने देना होगा। तभी डॉल्टन मुस्कुराते हुए पूछता है, कहीं तुम लॉकर नंबर 392 की बात तो नहीं कर रही? यह सुनते ही मैडलिन घबरा जाती है। डॉल्टन समझ जाता है कि यही असली खेल है। फिर वह एक पुरानी कहानी सुनाता है। वर्ल्ड वॉर 2 के समय एक अमेरिकन बैंकर ने नाजियों का साथ दिया था। उसने मासूम लोगों की मौत से पैसा कमाया और आज उसी पैसे पर आलीशान जिंदगी जी रहा है। डॉल्टन बताता है कि उसके पास उस आदमी के खिलाफ सबूत हैं और वही सबूत लॉकर 392 से मिले हैं। वह साफ कह देता है कि ये डॉक्यूमेंट्स वह किसी कीमत पर वापस नहीं करेगा। अब मैडलिन समझ जाती है कि डॉल्टन बहुत चालाक है और उसे बेवकूफ बनाना आसान नहीं, इसलिए वह चुपचाप बाहर आ जाती है। उधर बैंक के अंदर डॉल्टन और उसके साथी अपना अगला प्लान शुरू कर देते हैं। इसके बाद डिटेक्टिव परेशान बैठा होता है। रॉबर्ट्स ने रात 9 बजे तक हेलीकॉप्टर मांगा था, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। डिटेक्टिव समझ जाता है कि यह लोग सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, इसलिए वह फैसला करता है कि अब जल्दी एक्शन लेना पड़ेगा। वह बैंक में कॉल करके झूठ बोलता है कि उनकी सारी मांगें मान ली गई हैं, लेकिन उससे पहले वह बैंक के अंदर आकर होस्टेज को देखना चाहता है। डॉल्टन उसे अंदर आने देता है। अंदर जाकर डिटेक्टिव डॉल्टन का मास्टर प्लान देखकर हैरान रह जाता है। सभी लोगों ने एक जैसे कपड़े और मास्क पहने हुए थे। अब यह पहचानना लगभग नामुमकिन था कि कौन होस्टेज है और कौन चोर। आखिरी कमरे में 3 लोग बिना मास्क के बैठे होते हैं। डॉल्टन कहता है कि यह लोग उसकी बात नहीं मान रहे थे। असल में वही उसके साथी होते हैं, लेकिन डॉल्टन उन्हें जानबूझकर होस्टेज की तरह दिखाता है। जब डिटेक्टिव बाहर जाने लगता है तो वह डॉल्टन से पूछता है कि वह उसके साथ बाहर क्यों नहीं आता। डॉल्टन जवाब देता है कि उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन वह वादा करता है कि आखिर में वह इसी मेन गेट से बाहर निकलेगा। बातचीत के दौरान डिटेक्टिव अचानक डॉल्टन को लात मारकर गिरा देता है और उसका मास्क हटाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी दूसरा रॉबर बंदूक लेकर आ जाता है और डिटेक्टिव को रोक देता है। हालांकि वे उसे नुकसान नहीं पहुंचाते और बाहर छोड़ देते हैं। अब डिटेक्टिव पूरी तरह समझ जाता है कि डॉल्टन का प्लान बहुत खतरनाक और परफेक्ट है। वह पुलिस से कई कदम आगे चल रहा है। थोड़ी देर बाद डॉल्टन कैमरे के सामने एक आदमी को गोली मारने का नाटक करता है। यह देखकर पुलिस हमला करने की तैयारी करने लगती है, लेकिन तभी डिटेक्टिव को शक होता है। उसे याद आता है कि पहले छोड़े गए होस्टेज के बॉक्स में कुछ अजीब था। जब वह बॉक्स चेक करता है तो उसमें एक ट्रांसमीटर निकलता है, यानी रॉबर्ट्स पुलिस की सारी बातें सुन रहे थे। डिटेक्टिव तुरंत पुलिस टीम को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। उधर डॉल्टन पूरे बैंक में स्मोक फैला देता है और सभी होस्टेज को भागने के लिए कह देता है। सब लोग एक जैसे कपड़ों में बाहर भागते हैं और पुलिस पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती है। किसी को समझ नहीं आता कि गोली किस पर चलाएं। बाद में पुलिस बैंक की तलाशी लेती है, लेकिन अंदर कोई भी रॉबर नहीं मिलता। तीनों साथी होस्टेज बनकर बाहर निकल चुके थे
और डॉल्टन कहीं गायब हो चुका था। सबसे हैरानी वाली बात यह थी कि बैंक से एक भी डॉलर चोरी नहीं हुआ था, यहाँ तक कि उनके हथियार भी नकली निकले। बाद में डिटेक्टिव को पता चलता है कि लॉकर नंबर 392 का रिकॉर्ड ही गायब है। तभी उसे समझ आता है कि असली निशाना बैंक का पैसा नहीं बल्कि वही लॉकर था। उस लॉकर में करोड़ों के हीरे, कीमती अंगूठी और बैंक मालिक आर्थर के पुराने राज छुपे थे। एक हफ्ते बाद पता चलता है कि डॉल्टन पूरे समय बैंक के अंदर बने एक सीक्रेट कमरे में छुपा हुआ था। उसने स्टोर रूम के पीछे जगह बनाकर खुद को छिपा लिया था। फिर सही मौका देखकर वह हीरे लेकर आराम से बैंक से बाहर निकल जाता है। उसी समय डिटेक्टिव भी बैंक में आ रहा होता है, लेकिन वह डॉल्टन को पहचान नहीं पाता। जाते जाते डॉल्टन जानबूझकर डिटेक्टिव से टकराता है। बाद में डिटेक्टिव को अपनी जेब में एक छोटा डायमंड मिलता है। तभी उसे समझ आता है कि डॉल्टन अपना वादा पूरा करके उसी मेन गेट से बाहर निकला था और जाते जाते उसके लिए शादी का तोहफा भी छोड़ गया।